नमस्कार मेरे प्यारे पीसीएम स्टूडेंट्स, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि भैया 12वीं के बाद हम क्या करें, हमारे लिए वीडियो बना दीजिए, हम कहाँ जा सकते हैं, किस फील्ड में हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे फ्यूचर करियर ऑप्शंस लेके आया हूँ, ट्रेंडिंग अभी और आने वाले 50-100 सालों तक ट्रेंडिंग ही रहने वाले हैं। अगर आपने इन करियर्स के अंदर अपना कदम रख दिया तो ना आप अपना कदम खुद पीछे ले पाएंगे, ना ये करियर आपको अपना कदम पीछे लेने देंगे, क्योंकि ये करियर ही ऐसे हैं भाई। जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने इन 5 करियर्स में से किसी में एक में भी अपना कदम रख दिया तो आपको अपने जीवन की टेंशन कभी नहीं लेनी। बस आपको अपने करियर के अंदर आगे बढ़ते चले जाना है, अपने आप को स्पेशलाइज्ड करता जाना है, अपने आप को एक्सपर्ट बनाते चले जाना है। लास्ट के 2 करियर ऑप्शंस, उसमें भी लास्ट वाले को मिस मत करना। लास्ट वाला मेरा फेवरेट है। उससे रिलेटेड मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ। उस बुक के अंदर मैंने उस करियर से रिलेटेड उस फील्ड में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे, पढ़ करके मेरा दिमाग खराब हो गया। प्लीज़, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, लास्ट वाला मिस मत करना। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेकर के, क्योंकि मैंने जो रिसर्च करी है वो आप लोगों की बहुत काम आने वाली है। सबसे पहली है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी का नाम सुना होगा, एथिकल हैकिंग का नाम सुना होगा, लेकिन आप लोग ना इंटरेस्ट नहीं लेते ज़्यादा, है ना। आपको लगता है हाँ ठीक है, एवं ही है। नहीं, एवं ही नहीं है। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का स्कोप आगे जाकर के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्राइम, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। आपके पेटीएम, ज़ीरोधा, फ़ोन पे, आपका अकाउंट हैक होने के चांसेस हैं। पेटीएम के अंदर कुछ भी हो सकता है कभी भी, कोई आइडिया नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनियों को आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। कंपनीज नीड डेटा गार्डियंस। भाई अगर जिसके पास में डेटा, आज की डेट में क्या है, आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज़ द किंग, आज की डेट में डेटा इज़ द किंग। जिसके पास डेटा है वही राजा है। अब अगर वो डेटा चोरी हो गया तो वो चोरी होने से आप लोग बचाओगे। हाई डिमांड लो सप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। मैं अपनी वीडियो के अंदर ना कोई भी अंट शंट चीज़ें नहीं घुसेड़ दूंगा वीडियो को सिर्फ लंबा बनाने के लिए और वॉच टाइम इकट्ठा करने के लिए। मैं आपको गिद्दी की चीज़ें बताऊंगा, लेकिन वो काम की बताऊंगा, वो आपके काम की होंगी। और ऐसा नहीं बस साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी अलग अलग सब फील्ड्स होती हैं, उसके अंदर आपको जो पसंद हो आप उसमें चले जाओ। देयर इज अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ ओवर 3.5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। इस लाइन को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला है आप एथिकल हैकर बन सकते हो। पेन टेस्टर, पेन टेस्टर का मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। दैट मीन्स इट साउंड्स वियर्ड बट हाँ, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि लीगली आप किसी भी सिस्टम के अंदर आप पेनिट्रेट करोगे और वहाँ पे जाकर के देखोगे कि वहाँ पे क्या दिक्कत है, वहाँ की वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करोगे। जैसे अगर मान लो आप अमेज़ॉन में जाते हो, अमेज़ॉन का कोई नया डिजिटल प्रोडक्ट है, जैसे एलेक्सा है, ठीक है ना, क्या पता है एलेक्सा कभी हैक हो गई तो आपका काम होगा कि उसके पूरे के पूरे जो उसकी प्रोग्रामिंग है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उसके अंदर जा करके पेनिट्रेट करना, चेक करना कि कोई वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आप बन सकते हो। एनालिस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से मान लो मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा हूँ, कोई रेड फ्लैग आ गया कि भाई किसी ने सिस्टम में ब्रीच करने की कोशिश करी है, हैक करने की कोशिश करी है, तो ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे हमारा सिस्टम इतना कमजोर कैसे हो गया कि किसी ने हैक करने की कोशिश करी। तो अब साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या होगा, वो एनालाइज करेगा कि भाई कैसे वो ये कर पाया, तो वो लूप होल को पकड़ लेगा और उसको ठीक करेगा। सिक्योरिटी कंसल्टेंट का मतलब आप कंपनीज को सॉफ्टवेयर बना करके दोगे कि भाई ये लो पकड़ो ये सॉफ्टवेयर, यूज़ करो इसको, इससे आपका जो सिस्टम है, जो आपकी कंपनी है, जो आपका डेटा है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो प्रोटेक्टेड रहेगी। डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मतलब यानी कि मान लो क्राइम हो गया कहीं पे, डिजिटल क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अगर, और आने वाले वक्त में डिजिटल क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या करता है, अगर मान लो कोई क्राइम हुआ है, उस क्राइम की पूरी जांच पड़ताल करना। जैसे कहीं पे मर्डर हो जाता है तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आते हैं वो नेल का वो लेते हैं ना, नाखून, बाल, स्किन छिली हुई है तो एपिथेलियल सेल जो होती है वो सब देखते हैं, फिर टेस्ट करते हैं उसको, भाई नाखून के निशान पड़े हैं। ऐसे ही डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है, वो देखेगा कि आपके पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर कहाँ क्या क्या लूप होल थे, जो बंदा आया उसने कैसे क्राइम कमिट किया, उसने कैसे डेटा को चुराया। अब आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो आप क्या क्या कर सकते हो। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ऑब्वियस ही बात है, बट उसके अंदर आपको साइबर सिक्योरिटी की स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ेगी। सिर्फ कोडिंग करने से कुछ नहीं होता ना, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनको आपको मास्टर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। या फिर आप बीटेक इन आईटी भी कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी आईटीसीएस भी कर सकते हो। आज की डेट में सब लोग बीटेक में जा रहे हैं, भाई बीटेक के अलावा बीएससी भी कर सकते हो। हाँ, बीएससी भी कर सकते हो, बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी, बीएससी इन आईटी, बीएससी इन सीएस,
जरूरी नहीं है कि आप बीटेक में जाओ, क्योंकि भारत के अंदर बीटेक का कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई, और कॉलेज अब खत्म हो चुके हैं, कोई कॉलेज नहीं बचा। इवन आईआईटी का उठा करके देख लो, मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था कि आईआईटी के अंदर भी प्लेसमेंट नहीं हो रही है, अब आईआईटी के अंदर एडमिशंस बहुत कम हो रहे हैं। तो अब पता नहीं वो लोग कब ध्यान देंगे, और जब तक ध्यान देंगे तब तक बच्चे खाली थोड़ी ना बैठेंगे। तो आप लोग आईआईटी के चक्कर में ना पड़िए, आप अपना फ्यूचर बनाइए। मैं आपको बता रहा हूं, आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, बीएससी करो, बीटेक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अपने आप को मजबूत बनाना है बस। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ग्रीन टेक, अपकमिंग हॉट करियर। Governments, industries and global organizations are investing heavily in green infrastructure. Green infrastructure का क्या मतलब होता है? पेड़ों से घर बनाएंगे, हरे रंग का घर बनाएंगे? नहीं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। किस तरह का मटेरियल उसमें लगेगा, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी जा सकते हैं, उनका भी बहुत स्कोप है, यहां से देखो सीखो, ठीक है। आर्किटेक्चर, अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं बिल्कुल बन सकते हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत स्कोप है। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप किस तरीके से अपने बिल्डिंग्स को, अपने घरों को एक सस्टेनेबल तरीके से कैसे बनाएं ताकि एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो, लोगों को भी हार्म ना हो, और एक सस्टेनेबल तरीका हो जिससे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा कर सकें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, हम सबने पढ़ाई है ये सब स्कूल के अंदर ना, तो इसको मैनेज करना ये आगे जाकर के हॉट करियर है भाई। तो आप एनवायरमेंटल इंजीनियर बन सकते हो, आप सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट बन सकते हो, नाम से ही पता चल रहा है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इंजीनियर, आज की डेट में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारे इंडिया के अंदर, और वो भी रिन्यूएबल। हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से रशिया से ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं, हमें वो नहीं करना है, हमें खुद की एनर्जी क्रिएट करनी है ताकि हम अपने भारत को खुद पावर दे सके, हमें बाहर से मंगाने की जरूरत ना पड़े। अब आप इसमें कैसे जा सकते हैं, बीटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। और उसके अंदर भी आपके पास में एनवायरमेंटल इलेक्टिव्स होने चाहिए, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड आपके पास में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन भाई बिल्डिंग बनानी तो तुमको आ गई, लेकिन एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग बनाई है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी है, समझ रहे हो? दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। बीटेक इन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो। अगर आपका कहीं इस फील्ड में एडमिशन हो रहा है, आप बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीटेक नहीं तो फिर आप बीएससी कर सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस में, उसके बाद में आप एमएससी भी कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन के अंदर। पर्सनली मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, अगर आप बीएससी के लिए जा रहे हैं तो आप एमएससी जरूर करिए। बाकी अपनी अपनी जो करियर है, जो फील्ड है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको उसमें एमएससी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऑलमोस्ट हॉट करियर फील्ड आप लोगों के लिए। एआई इज पावरिंग इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस, डिफेंस, रिटेल, एजुकेशन। एक ऐसी चीज बता दो जिसके अंदर एआई ना हो, एक ऐसी चीज बता दो भाई। अभी मैंने एक चेयर ऑर्डर करी थी अमेजोन से, ठीक है, उसके अंदर कुछ खराबी आ गई, उसके पैर टेढ़े थे, उसको पोलियो की बीमारी थी, पता नहीं उस कुर्सी को। मैंने अमेजोन के जो कस्टमर सपोर्ट होता है उनसे बात करी, पहले 5 मिनट मुझसे किसी असली बंदे ने बात ही नहीं करी, मुझसे बॉट ने बात करी, मैं बॉट को जवाब दे रहा था। वो क्या था, वो एआई बॉट था। और आप समझने की कोशिश करो, वो मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से मुझे जवाब दे रहा था, ना कि कुछ पहले से सेट कर दिया गया यार वो कुछ भी बोल रहा है, जो मैं पूछ रहा हूं उसी बात का जवाब वो दे रहा है। ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ड्रग डिस्कवरी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। एआई और मशीन लर्निंग का करियर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। सिर्फ एआई बोलने से कुछ नहीं होता कि मैं एआई में जाऊंगा, बैठ करके रिसर्च करा करो कि एआई में का क्या मतलब है, एआई कहाँ जाना है, एआई के अंदर एनालिस्ट बनना है, रिसर्च के अंदर जाना है, एमएलई बनना है, डेटा साइंस इंजीनियर बनना है, बनना क्या है आप। गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज वर्ल्ड वाइड आर इन्वेस्टिंग बिलियंस इनटू एआई डेवलपमेंट। हमारा भारत भी एआई के अंदर उसका अपना गोल है, आई थिंक पता नहीं 2050 2047, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, गोल है कि हमको भी एआई सुपर पावर बनना है। भाई चाइना ने डीप सीक बना दिया, अमेरिका ने चैट जीपीटी बना दिया, भाई हम भी बनाएंगे। सैम ऑल्टमैन नाम है ना चैट जीपीटी वाला, जो ओपन एआई है उसका मालिक, उसने हमारे भारत की बेइज्जती करी थी कि भारत तो पता नहीं शायद पहुंच नहीं पाएगा, बहुत दिक्कत है, या ओपन एआई से बेस्ट अभी कुछ बन नहीं सकता। चाइना वालों ने बना दिया, चाइना वालों ने डीप सीक बना दिया। भाई अब हमारी बारी है, यूएस चाइना अगला भारत होना चाहिए, हम भी तो अपना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाएं। तो प्लीज आप जरा सा कंसिडर करिए इस फील्ड को। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद एआईएमएल स्पेशलाइजेशन, इसमें जाना पड़ेगा। सिर्फ कंप्यूटर साइंस से काम नहीं चलेगा, उसमें एआईएमएल आपके पास में होना चाहिए। बीटेक इन डेटा साइंस आप कर सकते हो, बीटेक इन आईटी भी कर सकते हो, लेकिन आईटी जब आप ले लोगे तो उसके साथ साथ फिर आपको कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यार अब नहीं, अगर आपको डेटा साइंस में मिला एडमिशन तो आप आईटी ले लेना। बीएससी इन एआई कर सकते हो, अगेन मैंने बोला बीटेक नहीं आपके पास में, अगर आप बीटेक नहीं कर पाए किसी भी हाल में तो आप बीएससी में चले जाना, बीएससी इन एआई कर लेना, बीएससी डेटा साइंस, एमएससी मैंने बोला ना आपको,
अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप एमएससी जरूर करना, बीसीए कर रहे हो तो एमसीए जरूर करना, मैं ये स्पेशली बोल रहा हूँ। बीसीए अगर आप करते हो तो बीसीए के साथ आपको एआई स्पेशलाइजेशन आपको होना चाहिए फॉर कोडिंग फोकस स्टूडेंट्स। मतलब बीसीए क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे भी करते हैं ना, तो अगर उनको कोडिंग नहीं करनी है तो वो बीसीए कर लेंगे। अगर कोडिंग के साथ अगर आप मिला दो इसको तो फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर आपका स्वागत है। यू डोंट नीड आईआईटीज टू ब्रेक इनटू एआई, ये मैंने स्पेशली लिखा है। क्यों? आपको ये लग रहा है कि हमारा आईआईटी नहीं होगा, हम जेई के बिना एआई के अंदर नहीं जा सकते, हम आगे अपना करियर नहीं बना सकते। नो, अ बिग नो। मैंने खुद आपको बोला है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं उसका जो मैंने आर्टिकल लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था, उस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दूंगा। आप जरा एक बार देख लेना, जाकर के खुद पढ़ लेना कि उस आर्टिकल के अंदर वो रिपोर्ट है, हमारे भारत की रिपोर्ट है कि आईआईटीज की प्लेसमेंट का क्या हाल है। कुछ ही टाइम बचा है, अप्रैल खत्म होने वाला है। कुछ यूनिवर्सिटीज बची हैं जिनके अभी रजिस्ट्रेशन डेट ओपन है एग्जाम देने के, उनके एग्जाम दे डालो। वीआईटी होगा आपका, एसआरएम होगा, बहुत सारे हैं। अब आप एक चीज देखो कि भारत के अंदर ना बहुत सारी बीटेक कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जो आपको बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में करवाएंगे, लेकिन उनका नुकसान ये है, इवन अगर मैं आईआईटी को भी अगर मैं इसमें इंक्लूड करूं तो एक तो उनकी प्लेसमेंट खराब हो रही है धीरे धीरे, और प्राइवेट का तो फिर आप क्या ही बोलो जो बाकी हैं। इनके अंदर क्या है ना, ये 4 साल की बीटेक आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसके अंदर ये लोग आपको ना सब कुछ पढ़ाएंगे जिसका आपका कोई यूज़ नहीं है। मैंने अपने टाइम पे एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा, मटीरियल साइंस पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े, लैंग्वेजेस भी पढ़ी फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर जा करके कुछ ढंग का होता है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से था, बट अगर मैं सीएस की बात करूं तो उनका भी यही हाल था, कंप्यूटर साइंस वालों का। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं अब हमारे भारत के अंदर जो इस चीज़ की जो लूप होल है इसको पूरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे टेक स्कूल्स हैं आज की डेट में हमारे भारत में जो इन बीटेक कॉलेजेस की कमी पूरा कर रहे हैं। ये टेक स्कूल्स आपको कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाएंगे, आपको सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने मशीन लर्निंग में आपने एडमिशन लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप घुसे हैं, डेटा साइंस में आप जाना चाहते हैं, तो आपको ये वही पढ़ाएंगे जो ज़रूरी है। उसके अलावा आपको कोई फालतू सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे जिसका कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि जब आपकी जॉब लगेगी, आपकी प्लेसमेंट्स लगेंगी, तो कंपनी को जो चाहिए वो आपको आना चाहिए। हमारे भारत में 99% बीटेक कॉलेजेस वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं बच्चों को जो उनको ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ, दे आर प्रोवाइडिंग यू अंडर ग्रेजुएट डिग्री, 4 ईयर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस विद AI ML एंड DS। अब आप इसके अंदर देखो, इनके 3 कैंपस है। पहले तो एक तो बैंगलोर के अंदर है, एक दिल्ली NCR के अंदर है, एक पुणे महाराष्ट्र में। यहां पे आपके पास में मेंटोरशिप होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत के अंदर मेंटोरशिप की बहुत कमी है, स्पेशली जितने भी मेरे टाइम पे जितने भी कॉलेजेस थे और आज भी बहुत सारी बीटेक कॉलेजेस हैं, उनके अंदर मेंटोरशिप है ही नहीं। टीचर्स रखे हुए हैं पुराने साल के, वही 30 जो उनके टीचर ने उनको पढ़ाया वही वो आपको पढ़ा के चले जाएंगे। तो मेंटोरशिप कहाँ हुई यहाँ पे? मेंटोरशिप का मतलब होता है आज की डेट में क्या जरूरत है बच्चों को सीखने की। अब NST में क्या होगा, आपके पास में मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, वो लोग आपसे वर्कशॉप के अंदर आपसे इंटरैक्ट करते रहेंगे। यहाँ पे NST के अंदर फ्रीक्वेंट वर्कशॉप्स होती रहती हैं, आपसे टाइम टू टाइम इन लोगों की मुलाकात होती रहेगी। ये लोग आपको समझाएंगे कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, आपको क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को आपको नेग्लेक्ट करना है, कौन कौन सी और ज़्यादा फील्ड्स हैं जो आगे जा करके खुलने वाली हैं या खुलेंगी। क्योंकि कंपनी के अंदर के बंदे होते हैं ना, क्योंकि जो कंपनी के अंदर का बंदा होता है ना, उसको पता होता है कि यार क्या चल रहा है, कंपनी क्या सोच रही है, किस कंपनी का कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आगे जाकर के आने वाली है। वो आपके नॉर्मल कॉलेजेस के बीटेक टीचर्स को नहीं पता होता है, लेकिन जो कंपनी के अंदर बंदे काम कर रहे होते हैं उनको पता होता है। मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको NST प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, गोल्डमैन सैक्स से है, गूगल से है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, मेक माई ट्रिप से है। ये सारे के सारे लोग यहाँ पे आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मान लो आपको एक जगह पहुँचने में 20 साल लगेंगे, एक बंदा आपको बता रहा है कि यार 20 साल की जर्नी 5 साल में खत्म कर लेना। अब ये चीज़ आप ध्यान से देखो, बाकी कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको बताया क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। यहाँ पे डे 1 से आपकी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब पहले दिन से ही आपको वही पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे जो ज़रूरी है। 4 साल तक अगर आप सिर्फ वही पढ़ोगे जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जो फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होने वाली है उसके लिए ज़रूरी है, तो कैसे आप इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, खुद सोचो आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर ही बच्चों की यहाँ पे पेड इंटर्नशिप्स लगी है 30,000 की। पेड इंटर्नशिप 30,000 की। नॉर्मल बीटेक कॉलेजेस से अगर आप निकलोगे ना तो वहाँ पे एंट्री लेवल की जॉब 30-35 हज़ार की होती है।
यहाँ पे आप देखो पेड इंटर्नशिप यहाँ पे बच्चों की फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर ही 30,000 की लग रही है। अब आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, इनका अपना खुद का एनसेट एग्जाम है, ये आपको देना पड़ेगा। जब आप एग्जाम देंगे, अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के रजिस्टर कर दीजिए। कोई भी एग्जाम मत छोड़िए, मैं तो बार बार यही बोलूंगा, कोई एग्जाम मत छोड़ो। ये मेरी खुद की भूल मैंने भी करी है 12th के टाइम पे। मैंने कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस को पकड़ लिया और मैंने सिर्फ उन्हीं के ही एग्जाम दिए थे, बाकी को छोड़ दिया। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं इसका एग्जाम नहीं दूंगा। सब कुछ भूल जाओ पहले कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, नहीं जाना, क्या करना है, छोड़ दो। जितने भी आपके पास में अभी फॉर्म अवेलेबल हैं, जिनके भी रजिस्ट्रेशन डेट्स ओपन है, सारे के सारे फॉर्म भर दो। नहीं तो खाली बैठे रहोगे फिर कि यार काश हम वो भर देते, काश हम ये वाला एग्जाम दे देते। जो भी अवेलेबल है सबके फॉर्म भर दो और सबके एग्जाम देने जाओ। क्या पता आप अच्छा परफॉर्म कर जाओ, क्या पता आपका एडमिशन हो जाए, क्या पता आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। एनसेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रजिस्टर करके एग्जाम देने जाओ। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग इज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंस की दुनिया में अगर आपका जाने का मन है तो टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंस इज इक्वल टू फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। आप इसके अंदर जा सकते हैं, इसका भी बहुत स्कोप है। अब आपका काम क्या होगा? फाइनेंशियल इंजीनियर्स बिल्ड मॉडल्स एंड सिस्टम्स दैट रन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। फाइनेंस की दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ट्रेडिंग कंपनीज हैं जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करती है, करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करती है, या मान लो बैंक्स हैं, उन सब लोगों को फाइनेंशियल इंजीनियर्स चाहिए जो एक ऐसा मॉडल तैयार करके दें जो ये एनालाइज कर सके कि मार्केट गिरेगी, उठेगी, स्टॉक्स को कब खरीदना है, कब बेचना है। अब आप इस फील्ड में कैसे जा सकते हो? आप कंप्यूटर साइंस के अंदर अपनी बीटेक कर सकते हो, डेटा साइंस के अंदर आप कर सकते हो, मैथमेटिक्स या कंप्यूटिंग के अंदर अगर आपको बीटेक मिल रही है तो भी आप कर सकते हो। आप बीएससी अगर करना चाहते हैं तो आप बीएससी इन मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स किसी में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की या इकोनॉमिक्स की, तीनों में से किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना अगर आपको फाइनेंस वर्ल्ड में जाना है तो। अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम विद मैथ्स आप कर सकते हैं। कोडिंग लेस होगी यहाँ पे, टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल नहीं है ना, सारा का सारा फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोडिंग की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनेंशियल इंजीनियर्स जितने भी होंगे उनको कोडिंग की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, याद रखना। उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैट्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, मैथ्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फाइनली अब उसके बारे में बात कर लेते हैं जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब था, क्वांटम कंप्यूटिंग। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्लासिकल कंप्यूटर्स कांट। क्लासिकल कंप्यूटर्स, हमारे जितने भी ये नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं ना, ये 1 और 0 पे काम करते हैं। क्यूबिट आपको पता है क्या होता है? एक होता है बाइनरी बिट्स 0 1, एक होता है क्यूबिट यानी कि क्वांटम बिट्स। मतलब एक ही टाइम पे जो नॉर्मल बाइनरी बिट्स होती है या तो वो 0 होती है या तो वो 1 होती है। क्वांटम बिट्स यानी कि क्यूबिट का मतलब होता है वो एक ही वक्त में बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स के अंदर रह सकती है। इसका मतलब वो एक टाइम पे कितना सारा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकती है। बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, बहुत सारा डेटा एनालाइज करना है, हेल्थ के अंदर, फाइनेंस के अंदर, एजुकेशन के अंदर, स्पेशली गेमिंग के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स होते हैं, वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, क्वांटम चिप्स की ज़रूरत है। इस फील्ड के अंदर आपको गोल्ड मिलेगा, गोल्ड, वो भी प्रॉपर प्योर सोना, अगर आप चले गए तो। क्वांटम कंप्यूटर्स कैन क्रैक एन्क्रिप्शन, सिमुलेट मॉलिक्यूल्स फॉर ड्रग डिस्कवरी। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स या ड्रग्स जिनकी डिस्कवरी करनी है, जिसको हो सकता है एक साइंटिस्ट को 25 साल 30 साल लग जाए, क्वांटम कंप्यूटर एक क्लिक में कर देगा उसको। इतनी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए एक अच्छा खासा बड़ा कंप्यूटर चाहिए ना भाई। वेरी फ्यू एक्सपर्ट्स, हेंस मैसिव अपॉर्चुनिटी। क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर बहुत कम लोग हैं आज की डेट में, आप जाते हैं, आपका फायदा है। अब आप इसमें कैसे जा सकते हो? बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स आप कर सकते हो, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो। सिर्फ बीटेक इन सीएस नहीं, उसके साथ क्वांटम कंप्यूटिंग की स्पेशलाइजेशन अगर आपको मिल रही है तो आप कर सकते हो। अगर आपको बीटेक नहीं करनी, आप बीएससी इन फिजिक्स कर सकते हो, बीएससी इन मैथ्स कर सकते हो, बीएससी इन सीएस कर सकते हो और बाद में एमएससी कर सकते हो या एमटेक कर सकते हो क्वांटम में। मैं तो बार बार आपको बोल ही रहा हूँ, अगर आप सिर्फ बीएससी की डिग्री लेके घूमोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर डिग्री की ही बात है तो बीएससी प्लस एमएससी या फिर बीएससी के बाद आप एमटेक भी कर सकते हो। अब ये कुछ रोल्स हैं, आप बन सकते हो। अगर आप क्वांटम फील्ड में जाते हो तो आप क्वांटम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो हाई स्पीड पे प्रोसेस करेगा। रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हो, क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट बन सकते हो। इन सबके बारे में डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको ना बस एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहाँ जा सकते हो। इन सबके बारे में बैठ करके आपको डिटेल में जा करके सर्च करना है अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो। अब ये देखो, आप
द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर इज चाइनाज Zhukong Z3। मैंने सही प्रोनाउंस किया है। ये देखो आप, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, ये चिप, ये क्वांटम कंप्यूटर। दिस सुपर कंडक्टिंग क्वांटम प्रोसेसर हैज अचीव्ड अ परफॉर्मेंस दैट इज 1 क्वाड्रिलियन टाइम्स फास्टर देन द मोस्ट पावरफुल क्लासिकल सुपर कंप्यूटर। मतलब अगर पृथ्वी पे कोई सुपर कंप्यूटर अगर मौजूद है ना, तो उससे 10 to the power 15 टाइम्स ज़्यादा फास्ट ये प्रोसेसर है। अब आप हाल देख लो और अब ये देख लो कि टेक्नोलॉजी कहाँ जाने वाली है। इन पांचों में से किसी के अंदर भी अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। एनसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एग्जाम देना मत भूलना। और जितने भी एग्जाम्स हैं मत भूलना, बाद में जाकर के पछताओगे कि यार हमने ये एग्जाम नहीं दिया, वो एग्जाम नहीं दिया। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।